इनहेरिटेंस मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और वेरिएशन क्या होती है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर तो आते ही हैं, बट ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से अलग भी होते देखने में। अगर हम अपनी मम्मी से पूरे थोड़ी मिलते हैं, हम शक्ल थोड़ी हैं अपनी मम्मी की, थोड़ी बहुत फीचर्स हमारे हमारे मदर से मैच करेंगे, थोड़े बहुत हमारी फादर से मैच करेंगे, क्योंकि दोनों के से आधा आधा क्रोमोसोम आए, दोनों से हमारे हमेशा हाफ हाफ क्रोमोसोम्स आए। आधी जीन हमें हमें फादर के साइड से मिली है, आधी जीन हमें हमारी मदर के साइड से मिली है। समझ रहे हो? तो कैरेक्टर्स हमेशा दोनों पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में आते हैं, इसलिए ऑफस्प्रिंग क्या होता है, सिमिलर होता है पेरेंट्स के, बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। तो जेनेटिक एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो इनहेरिटेंस को डील करती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को डील करती है, और वेरिएशन को डील करती है, यानी कि वेरिएशंस को भी स्टडी करती है, जो डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टर्स के फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। गुड मॉर्निंग। सो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी, उनको भी स्टडी करती है इनहेरिटेंस और वेरिएशन में। हमें ये दोनों ही समझना है इस चैप्टर में। जेनेटिक्स इन दोनों को ही पढ़ती है, इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को। इनहेरिटेंस का फिर डेफिनेशन बोला है कि ये प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर पास्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, वो इनहेरिटेंस उसका मीनिंग, मतलब वो टर्म बायोलॉजिकल टर्म इनहेरिटेंस बोलते हैं। that refers to inheritance refers to transfer of character from parents to offspring. Simple. Then variation क्या होता है? Degree by which the progeny differs from its parent. मतलब कितने अमाउंट में, कितनी वैल्यू में, डिग्री मतलब होती है किसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू में प्रोजेनी या प्रोजेनी किस हद तक अपने पेरेंट्स से अलग है, वो वेरिएशन है। देन मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने जेनेटिक्स की पूरी ब्रांच शुरू करी, उन्होंने पूरे इनहेरिटेंस के लॉज पढ़ने शुरू करे, बनाए उन्होंने लॉज, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करे जिनके रिजल्ट में उन्होंने लॉज बनाए। तो जॉर्ज मेंडल, जॉन मेंडल, known as father of genetics, proposed law of inheritance and used garden pea अपने सैंपल के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने मटर का पौधा चुना। लार्ज सैम्पलिंग साइज गिव क्रेडिबिलिटी टू हिज कलेक्टेड डाटा। वो ज्यादा सैंपल्स, मतलब बहुत ज्यादा पौधे लगाता था और बहुत ज्यादा, और उसको मटर के जो दाने आते थे उन सारी मटरों में, उन सबको ही वो दोबारा से क्या करता था, बो देता था दोबारा से उनके सैंपल, तो उससे उसका सैंपल साइज बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकता था। बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, सैंपल साइज हमारा काफी है वैल्यू में, तो हम क्या करेंगे, हमारे एरर्स के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि बार बार हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ज्यादा अमाउंट में करेंगे, तो हमारे श्योरिटी बढ़ जाएगी। तभी तो हम जब फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करते हैं या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम किसी भी एक रीडिंग को लेने के लिए 5 रीडिंग, 4 रीडिंग लेते हैं। अगर वो ज्यादा रीडिंग्स एक जैसी आती हैं, इसका मतलब हमारी वो वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है। कॉन्करेंट रीडिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट रीडिंग्स। तो इसी से हम इसी से समझ सकते हैं कि लार्ज सैंपल साइज क्रेडिबिलिटी होता है, क्रेडिबल होता है, मतलब वी कैन बिलीव ऑन दैट, वी कैन पुट आवर ट्रस्ट दैट रीडिंग, ट्रस्ट दैट डाटा। देन गार्डन पी प्लांट पोजेसेस सर्टेन कंप्लीटली अपोजिट ट्रेट्स। ये भी हमें पता है कि गार्डन पी को इसीलिए भी चुना, तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए गार्डन पी को क्यों चुना, जो सैंपल के लिए कि लार्ज सैंपल साइज था, गार्डन पी को कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टर शो करती थी, जैसे टॉल का अपोजिट ड्वार्फ, एंड फ्लावर कलर में वॉयलेट फ्लावर का अपोजिट व्हाइट फ्लावर, फ्लावर पोजीशन में एग्जियल के अपोजिट टर्मिनल पोजीशन, और 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स उसने देखे थे, वो गार्डन पी में होते हैं, इसलिए उसने उसको चुना। देन ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस को ऑब्टेन किया गया था, कई जनरेशन तक क्रॉस करा करा के उसने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस पाई थी, और उससे उन्होंने फिर ऑफस्प्रिंग्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, डायहाइब्रिड क्रॉस किए, एंड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस वर सिलेक्टेड एज पेयर्स। 14 ऐसे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस को पेयर्स में सिलेक्ट किया, which were similar except one character, सिर्फ एक कैरेक्टर में वो अलग होते थे, बाकी सारे कैरेक्टर सेम होते थे।
तो सिर्फ एक कैरेक्टर में अलग होता था, तो इसीलिए वही कैरेक्टर का वो क्रॉस करता था और उसी कैरेक्टर को इनहेरिटेंस में स्टडी करता था मेंडल, क्योंकि बाकी सब तो दोनों पेरेंट्स में सेम है ट्रेड्स, एक में अलग है। जैसे कि एक उसने पी प्लांट पहला पेरेंट लिया टॉल पेरेंट, दूसरा पेरेंट लिया शॉर्ट पेरेंट, तो उन दोनों पेरेंट में सिर्फ हाइट का फर्क है, बाकी उनके सारे कैरेक्टर प्योर है। मतलब बाकी उनकी फ्लावर पोजीशन भी सेम होंगी, उनके फ्लावर कलर भी सेम होंगे, सीड शेप सीड कलर भी। तो कितनी मेहनत करी उसने, मेहनत करके इस तरीके के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बनाए जिनमें सिर्फ एक कैरेक्टर डिफरेंट होता था। फिर उनके कैरेक्टर चेक करते थे क्रॉस करने के बाद कि F1 में कौन सा गया, F2 में कौन सा शो हो रहा है, उसके बाद उसने रूल्स बनाए। ठीक है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन की, हाइब्रिडाइजेशन की was performed on such varieties to obtain first hybrid gene। सबसे पहले F1 जीन उसने देखी कि फर्स्ट हाइब्रिड जीन में, फर्स्ट फिलियल में, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 बोलते हैं। जो सबसे पहले किसी प्योर ब्रीडिंग का क्रॉस करके जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है उसको हम फर्स्ट फिलियल या F1 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हम देखते हैं, तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन F1 generation so obtained resembled only one of its parent, say all tall no dwarf। F1 जनरेशन के बाद जो उसने देखा कि पेरेंट में तो एक पेरेंट उसने टॉल लिया था, दूसरा पेरेंट डॉर्फ लिया था, बट स्टिल जब वो क्रॉस हुए F1 में क्या आया, बस एक ही पेरेंट की तरह ऑफस्प्रिंग आए, मतलब सारे टॉल आए, ऑल टॉल पेरेंट्स आए, सॉरी ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग्स आए, कोई भी डॉर्फ नहीं आया, ये देखा उसने। और when two parents from F1 generation were self pollinated, जब दो प्लांट्स को F1 जनरेशन को जब F1 में जो सारे टॉल आए थे, जो रिजल्ट था F1 प्रोजेनी की हाइट सबकी टॉल आ रही थी, उनको फिर सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग करवाने से सेकंड फिलियल जनरेशन मिली, मतलब सेकंड जनरेशन मिली F2। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद उन्हें F2 मिली। तब उसने देखा, अमेज, उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि जो ट्रेट F1 में नहीं था वो ट्रेट अचानक से F2 में 3:1 में दोबारा से दिख गया। मतलब 3 में तो टॉल आए, 3 प्लांट टॉल आए हर 4 प्लांट में से, और एक पौधा छोटा आया। तो उसको पता चला कि F1 में जरूर वो ट्रेट था, तभी वो F2 में आया है, अगर ट्रेट ही नहीं होता तो F2 में भी नहीं आता। तो F2 में स्मॉल एलिन वाला ट्रेट था, बट वो हाइड हो गया था, वो छुप गया था बिकॉज ऑफ द बिगर कैपिटल टी ने स्मॉल टी का एक्सप्रेशन छुपा दिया था। अब फिर दोबारा सेल्फिंग करने पर जब उस प्लांट ने किसी और की जीन मिक्स नहीं करी, उस प्लांट में F1 वाले को अपने आप ही फर्टिलाइज करने दिया, सेल्फ फर्टिलाइज करने दिया, तो वो क्या बन गया, F2 बन गया 3:1 का। तो मेंडल proposed that something is being passed unchanged from generation to generation। मेंडल ने ये प्रपोज किया कि जो कैरेक्टर है, जो जीन्स हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी जीन्स हैं या कुछ ना कुछ ऐसे जीन या क्रोमोसोम से पास होता है जो कि अनचेंज्ड पास होता है। ठीक है, इट वाज पास्ड अनचेंज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, मेंडल ने ये प्रपोज किया कि कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसी सब्सटेंस है, उसको नहीं पता था कि वो जीन है, ये क्या है उसे, क्योंकि तब तक क्रोमोसोम डेवलप नहीं हुए थे, या तब तक क्रोमोसोम नजर में नहीं आए थे, या कॉइन नहीं हुआ था टर्म क्रोमोसोम, और क्योंकि माइक्रोस्कोप उस तरह के नहीं थे, इसलिए उसने क्या कहा कि कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जो कि पास होता है। अपनी हाइपोथेसिस दी, अपनी हाइपोथेसिस, हर साइंटिस्ट अपनी चीजों के लिए कुछ रीजन देता है, हाइपोथेसिस देता है, तो वो उसने हाइपोथेसिस दी कि कुछ ऐसी चीज होती है जो पास होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और अब उसको उसने फैक्टर्स बोला कि फैक्टर्स होते हैं, कि पेरेंट प्लांट्स में फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अनचेंज्ड, बिना चेंज हुए, मिक्सिंग वगैरह नहीं शो करते, चेंज नहीं होते हैं, और वो एज सच पेरेंट से किस में आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं। इसीलिए जैसा पेरेंट होता है वैसा ही ऑफस्प्रिंग होता है, इसीलिए जैसे पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वैसे ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसीलिए उसने उस वाले सब्सटेंस को फैक्टर बोला।
और पर आज के समय में प्रेजेंटली उन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन, क्योंकि बाद में क्रोमोसोम डेवलप हो गए थे और पता चल गया था कि डीएनए जो होता है वही क्रोमोसोम बनाता है और डीएनए का ही सेगमेंट क्या होता है, जीन होता है। बाद में ये डिस्कवरी हो गई। साइंस जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे टर्मिनोलॉजी बदलती जाती है और वैसे वैसे नई चीजें उसमें यूज में करना जरूरी है, यूज में आ जाती है नेचुरली। तो ये प्रॉपर्टी, ये क्या था, ये रिसर्च होता है, दिस इज ओनली रिसर्च। और जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसको अगर हम सर्च करें और कुछ ऐसा उसमें से ढूंढे जो अभी तक नहीं पता, कुछ नई चीज उसमें ऐड करें, तो दैट इज द आउटकम ऑफ रिसर्च। ठीक है, जीन्स यूज करने लग गए। फिर मेंडल ने जिसे फैक्टर बोला था उसके लिए वर्ड यूज हो गया जीन। फैक्टर्स कंटेन एंड कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। बाद में पॉइंट बताया कि फैक्टर्स ही वो चीज हैं, जीन ही वो चीज होती है जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रखती है या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करती है। खुद हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ही है जीन। एक्चुअली में जीन इज अ कोड। ठीक है, इट इज इटसेल्फ इट इज अ फंक्शनल कोड ऑफ डीएनए। ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो कुछ फंक्शन कर रहा है, जो किसी प्रोटीन को बनाने के लिए कुछ एक उसके अंदर एक नाइट्रोजन के सीक्वेंस में कोई कोड बना हुआ है, ए टी जी सी, सी सी ए जी जी। ये क्या है, ये ए टी जी सी सी सी, ये क्या है, ये चार तरह के आपके ए टी जी और सी, चार तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। पूरा डीएनए इन्हीं लेटर्स का कह सकते हैं सीक्वेंस होता है। तो इसका पर्टिकुलर एक सेगमेंट अगर ले लिया जाए तो वो आपका जीन होता है, दैट इज योर फैक्टर। जो कोई ना कोई वो पर्टिकुलर सीक्वेंस वो पर्टिकुलर कैरेक्टर की, जैसे कि हेयर की जीन हो, हेयर की जीन हो, हेयर रूट की जीन हो, तो हेयर रूट की हमारे हेयर रूट जो होता है असली बाल वहां होते हैं, हेयर रूट में होते हैं। हेयर रूट की जीन क्या करेगी, केराटिन नाम के प्रोटीन के लिए सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो उन सेल्स में, स्कैल्प के सेल्स में और बॉडी के स्किन के आउटर एपिडर्मिस के सेल्स में वो जीन एक्टिवेट होंगी जो हेयर रूट बनाएंगी और हेयर रूट के अंदर हेयर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर उन तरह के सेल्स में क्या होता है, हेयर रूट एक्सप्रेस हो रखा होता है, इसलिए वहां पे बाल आते हैं, वहां पे बालों का टेक्सचर होता है, कलर होता है। ठीक है, तो ये होता है जीन, एक पर्टिकुलर डीएनए का ऐसा पार्ट है जो पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करता है। एलील स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफ सेम फैक्टर। एक ही फैक्टर की अगर दो डिफरेंट फॉर्म है तो उन्हें एलील्स बोला जाता है। एक और टर्म है एलील्स। अब अगर मान लो मेरे डार्क ब्राउन हेयर्स हैं, जो मेरे ब्लैक नहीं है, डार्क ब्राउन है, किसी और के जो है वो अगर अमेरिका को बिलोंग करता है तो उसके गोल्डन हेयर्स हैं। हर एक के हेयर टेक्सचर अलग है, हर एक का हेयर कलर अलग है। वो क्यों है, बिकॉज हर एक ह्यूमन में फैक्टर की डिफरेंट फॉर्म मिलती है। क्या मिलती है, डिफरेंट फॉर्म मिलती है सेम फैक्टर की, इस वजह से वो डिफरेंट एक्सप्रेशन शो करती है और उसी डिफरेंट फॉर्म को एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू Yes, यू? ma'am. ओके, सो टू एलील कोड फॉर अ पेयर ऑफ टू कैरेक्टर्स, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसीलिए जो पौधे की हाइट, एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो टॉल वाला जो एलील है वो टॉलनेस को कोड कर रहा है, डॉर्फ वाली जो एलील है वो डॉर्फनेस को कोड कर रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों। टॉल वाली एलील टॉलनेस को कोड कर रही है, दैट मीन्स वो ऐसी एंजाइम बनाती है जो पौधे को ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करके पौधे को टॉल बनाता है। दूसरी डॉर्फ है तो वो डॉर्फनेस की जीन को एक्टिवेट करती है और वो टॉलनेस वाला कैरेक्टर नहीं शो करती, तो पौधा डॉर्फ रह जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, सिंगल कैरेक्टर को लेकर जब हम क्रॉस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया दो ऐसे प्लांट चुने जिन प्लांट्स की सारी क्या थी, बाकी सारे कैरेक्टर सेम थे बट एक ही कैरेक्टर अलग था। तो ऐसे क्रॉस को जब जहां पर हम एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सिंपली यहाँ पे दिख रहा है आपको, पेरेंट्स हैं,
फिर F1 बनी है, फिर F1 को सेल्फिंग कराने से F2 बनी है, ठीक है, F1 एंड F2 जनरेशन। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस सिंगल कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर को लेकर जो बने, वन कैरेक्टर को, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम इस क्रॉस को पढ़ते हैं तो हमें ये सब ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, हम इस तरह से इस क्रॉस को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि अगर ये जीनोटाइप हैं, कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कैपिटल टी, तो अगर ये जीनोटाइप हैं तो ट्रेट्स कैसे होंगे, मतलब ये तीनों प्लांट्स के फिनोटाइप कैसे होंगे, पहला वाला टॉल होगा और दूसरा वाला डॉर्फ होगा, ठीक है, स्मॉल टी वाला क्या होगा, दूसरा वाला डॉर्फ होगा, एंड ये वाला जो हेट्रोजाइगस है इट इज ऑल्सो टॉल, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक कैपिटल टी है, तो इट विल ऑल्सो बी टॉल। तो कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टॉल ट्रेट, it will control, it is a allele controlling tall trait and it will make the plant tall, whereas the small t वाले जो है it is a recessive allele, और वो क्या करती है, dwarf plant बनाती है, it makes the plant dwarf। Even if a single t is present in genotype and phenotype is called tall, when a single t and small t is present together, t dominates the expression of small t, therefore capital T is tallness and dominant trait is small t dwarfness is recessive trait, ठीक है। तो छोटे वाले टी डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब दोनों सेम हो, भले ही दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो, पर अगर दोनों सेम है तो दैट टाइप ऑफ ट्रेट विल बी होमोजाइगस। उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं एलील्स की, दैट कंडीशन इज नोन एज homozygous condition of alleles when both the alleles are what, same, clear। एंड पुनेट स्क्वायर की बात होती है, पुनेट स्क्वायर को भी हमने समझा है, कल हमने समझा था पुनेट स्क्वायर को। देन मेंडल्स लॉ बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो लॉज दिए हैं वो यहाँ लिखे हुए थे, ये भी हमने देखा था, वी ऑल्सो हैव रेड दिस, ठीक है। तो ये लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे होते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड है, डायहाइब्रिड। देन लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट्स यानी फैक्टर से लॉ कंट्रोल, कैरेक्टर कंट्रोल होता है, जो फैक्टर पेयर में होते हैं और उनमें से एक मेंबर जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है दूसरे वाले डिसिमिलर के, और ये एक्सप्रेशन ये इसको एक्सप्लेन करता है कि इसीलिए इसी वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही F1 में सिर्फ टॉल प्लांट टॉल एक्सप्रेशन हुआ था, डॉर्फ एक्सप्रेशन नहीं हुआ था, और F2 में जब सेल्फिंग हुई उसके बाद डॉर्फ भी शो हुआ। देखो, बिकॉज डॉर्फ वन इज रिसेसिव एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट, इट इज द रीजन। अगर मान लो सिंपल स्टेटमेंट आ जाए, व्हाई द F1 आर ऑल टॉल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, सिंपल यही स्टेटमेंट आ जाए, ऑल F1 ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल व्हेन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ, ऑल F1 आर टॉल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, द जस्टिफिकेशन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि दो फैक्टर्स से हाइट कंट्रोल होती है और उन दोनों फैक्टर्स यानी कैरेक्टर हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन होती है टी जीन, जो 2 फॉर्म में मिलती है, जो कैपिटल एलील होती है जो डोमिनेटिंग है, और स्मॉल अगर वो स्मॉल के साथ प्रेजेंट है इंडिविजुअल में, जैसा कि F1 में होता है। F1 में क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं सारे प्लांट्स, इस वजह से सारे F1 क्या होते हैं, टॉल होते हैं। से हम यहाँ देखें, इसमें हम देखें पुनेट स्क्वायर में, तो यहाँ देख लो, ये था पेरेंट, दिस इज पेरेंट, पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन में प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ। प्योर टॉल में दोनों कैपिटल टी थे तो उसने गैमेट्स बनाए तो अलग अलग हो गए, तो इसने भी बनाए गैमेट्स तो अलग अलग हो गए। तो पुनेट स्क्वायर में एक पेरेंट के गैमेट इधर लिख दिए, दूसरे पेरेंट के गैमेट इधर लिख दिए, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, एंड देन इनको क्रॉस करवाया, पहले को क्रॉस करवाया उसके नीचे लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस करवाया तो उसके नीचे लिख दिया,
यहाँ ऐसे बॉक्सेस के अंदर, इसी को पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। स्मॉल टी कैपिटल टी, तो दोबारा से कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसे मैं स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिखूंगी तो भी इसका एक्सप्रेशन थोड़ी बदल जाएगा। इसका एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। पर यूजुअली कैपिटल वाले लेटर्स को आगे लिखा जाता है, डोमिनेटिंग जीन को आगे लिख देते हैं, भले ही उनका ऑर्डर क्या हो, क्रॉसिंग के वक्त पीछे आ रहा हो, वी कैन राइट इट। राइट करने से भी कोई फर्क नहीं है, मेन तो क्या है, एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन इसका भी टॉल रहेगा। और अगर मैं ऐसे लिखूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसका भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा, टॉल ही रहेगा, क्योंकि एक कैपिटल टी उसमें है। देन उसके बाद इसमें भी तो सारे के सारे चारों क्या थे, F1 इसीलिए ऑल टॉल था बिकॉज उसमें हर बार एक जो एलील थी वो कैपिटल थी। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें डिफरेंट एलील्स होती हैं, हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब जाइगोट में दोनों क्रोमोसोम जो हैं उन पे दोनों पे अलग अलग एलील है, डिसिमिलर एलील, तो दैट कंडीशन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब सेल्फिंग करी, सेल्फिंग में इन पेरेंट इन वाले F1 की सेल्फिंग करी तो F1 के गैमेट अलग अलग हो गए, फिर दोबारा से पुनेट स्क्वायर पे डाउनवर्ड और अपवर्ड गैमेट लिखे, उनकी क्रॉस करके अंदर अंदर लिखा, उनका क्रॉस करके अंदर भरा। तो ये जो अंदर भरे होते हैं ये ऑफस्प्रिंग होते हैं, ये ऑफस्प्रिंग के कॉम्बिनेशन होते हैं। जो यहाँ लिखे होते हैं ये गैमेट्स होते हैं, कि यहाँ एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ, ये गैमेट्स होते हैं। क्रॉसिंग के बाद अंदर लिखा जाता है, पहले एक रो भरी जाती है, फर्स्ट रो इज फिल्ड, देन सेकंड वाले को जब क्रॉस करते हैं तो सेकंड रो भरी जाती है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, दिस वे इट इज फॉर्म्ड, पुनेट स्क्वायर इज फॉर्म्ड। तो ये बात हो रही थी, जस्टिफिकेशन के लिए आप लॉ ऑफ डोमिनेंस बता सकते हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखोगे उसमें। देन टेस्ट क्रॉस की बात करी थी, टेस्ट क्रॉस क्या है, क्रॉस है F2 प्रोजेनी का होमोजाइगस रिसेसिव। ये मेन है कि F2 प्रोजेनी का क्रॉस ये कभी नहीं बदलेगा, दूसरा पेरेंट हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव से ही हम करवाएंगे। ठीक है, एक पेरेंट तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा होगा, उसी का ही हमें जीनोटाइप ढूंढना है, बट दूसरे का जीनोटाइप हमें श्योर होगा कि दैट सेकंड पेरेंट जिससे क्रॉस हो रहा है वो होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, इट शुड बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो ऐसा क्रॉस जिसमें किसी डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाले प्लांट को उसी कैरेक्टर के रिसेसिव प्लांट से क्रॉस कराया जाए, दैट बिकम्स अ टेस्ट क्रॉस। क्या बन जाता है, टेस्ट क्रॉस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है केस 1 केस 2, और इसमें हम दोनों केसेस सॉल्व करते हैं, दोनों केसेस बनाते हैं। जैसे कैपिटल पौधा ये टॉल है, अ टॉल प्लांट इज गिवन, and now design a test cross to show what is its genotype. So you have to design cross and you have to make both the cases, that because इसके पास दो ऑप्शन है कि ये टॉल इस वजह से हो सकता है, या तो ये हेट्रोजाइगस की वजह से टॉल हो सकता है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, या तो ये होमोजाइगस की वजह से टॉल हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो आप दोनों के टेस्ट क्रॉस बनाते हो, दोनों को ही आप डबल रिसेसिव स्मॉल टी वाले प्लांट से क्रॉस करा देते हो। ठीक है, यहाँ आपने टॉल पेरेंट के गैमेट्स लिखे हैं दोनों तरफ, और आपने ऊपर की तरफ डबल रिसेसिव वाले पेरेंट के लिखने हैं, और फिर आप क्या कर दोगे, इसको क्रॉस करके अंदर ऑफस्प्रिंग के कॉम्बिनेशन बना दोगे। पहले एक रो भरोगे कि फर्स्ट वाले से करा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ लिख दिया, फिर दूसरा वाला इसी का ही दूसरा वाला पकड़ोगे तो इसको इससे करा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ लिख दिया, फिर इस वाले को फिर दोबारा फर्स्ट वाले से करा इससे, तो यहाँ लिख दिया सेकंड नंबर पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको दोबारा से इससे करा, सेकंड रो भरी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें देखा जब ये बोथ है होमोजाइगस कैपिटल टी है, तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे आए, ऑल विल बी टॉल। सारे ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे, इन केस 2 ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल बी टॉल, बट इन केस 1 में जब हम देखेंगे तो हाफ विल बी टॉल। ठीक है, 1/2 will be tall and half will be dwarf, and half dwarf। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट क्रॉस में हम दोनों केस लिखकर नीचे रिजल्ट बता देते हैं कि अगर हाफ टॉल आ रहे हैं और हाफ डॉर्फ आ रहे हैं, तो दैट मीन्स द डोमिनेंट इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस, and if it is coming all tall, then we say that the individual is homozygous tall।
क्लियर? टेस्ट क्रॉस क्लियर हो गया? यस मैम। अगर टेस्ट क्रॉस क्लियर हो जाएगा तो इसका मतलब आपका एक श्योर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट क्रॉस है, ये श्योर क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं वो। आपको ऐसा चीज बनाने को आता है कि आप, और किसी भी कैरेक्टर के लिए आ सकता है, येलो सीड के लिए बना दो या वॉयलेट फ्लावर के लिए बनाओ, तो प्रोसेस सेम ही रहती है। ठीक है, वॉयलेट फ्लावर है तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम रहेगी, दोनों केसेस बनाने पड़ेंगे। और अगर येलो सीड के लिए है तो अब भी दोनों केसेस बनाने पड़ेंगे, होमोजाइगस येलो। नाउ कमिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड उसके पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखा रखा है। सेग्रीगेशन का लॉ क्या कहता है कि बस जो एलील्स इंडिविजुअल पेयर में होती हैं, जब वो गैमेट बनाती हैं तो वो एलील सेपरेट हो जाती हैं, एक गैमेट में एक एलील आती है, एक गैमेट में एक फैक्टर आता है। ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमेट बनने के वक्त एलील्स इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एक्सेप्शन है मंडल्स लॉ का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 मिक्स्ड कैरेक्टर शो करती है, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर मिक्सचर में शो करती है। जैसे कि स्नैपड्रैगन प्लांट है, डॉग फ्लावर प्लांट, उसमें जो डोमिनेंट है जो कैपिटल आर से कोड हो रही है वो रेड फ्लावर्स शो कर रहा है, जो स्मॉल आर से कोड कर रहा है वो उसी का अपोजिट व्हाइट फ्लावर है, रिसेसिव। बट जो दोनों मिक्स्ड है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों मिक्स्ड है, वो रेड ना शो करके, एक डोमिनेटिंग कलर ना शो करके क्या शो कर रहा है, पिंक। क्या बन रहा है, इट इज शोइंग द कलर पिंक। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट वी कॉल दिस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। here the genotypic remains same, और मेंडेलियन क्रॉस जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है। यहाँ पे ये क्रॉस आराम से दिखा रखा है, ठीक है। ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, इट इज गिवन शोन है, ठीक है। और कलर से दिखा दिए, कलर भर दिया रेड कलर में, रेड कलर भर दिया, कैपिटल आर का गैमेट बन गया, स्मॉल वाले में स्मॉल आर वाइट गैमेट रह गया, दोनों के गैमेट्स फ्यूज करे, दोनों के गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो F1 में तो हेट्रोजाइगस ही रहेगा। बट जब हेट्रोजाइगस की दोबारा सेल्फिंग करेंगे तो दोनों के बराबर एक कैपिटल आर गैमेट एक इधर लिख देंगे, एक तरफ एक पॉइंट स्क्वायर में, एक पेरेंट के गैमेट इधर लिख देंगे। देखो, ये फीमेल के गैमेट्स लिखे जाते हैं हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मेल वाले पेरेंट के गैमेट लिखे जाते हैं हॉरिजॉन्टली अपवर्ड रो में, और कॉलम में किसके लिखे जाते हैं, फीमेल के। तो एसच पर इन क्रॉसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम इनको, इनके सेक्सेस को अपोजिट, मान लो मैंने रेड फ्लावर मेल लिया है और व्हाइट फ्लावर फीमेल लिया है, तो इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं इसको व्हाइट वाले फ्लावर को फीमेल की तरह लूं और रेड वाले को मेल की तरह लूं, या मैं अगर इंटरचेंज भी कर दूं, यानी कि इस वाले, इस मतलब जो फीमेल है मैं इसको बना दूं, फीमेल वाला प्लांट मैं इसको बना दूं, या फिर मेल वाला प्लांट इसको बना दूं, सेक्सेस को चेंज करने से इस क्रॉस के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैटर सेक्सेस का नहीं है, मैटर तो, रूल तो वैसे भी वही रहेगा। अगर ये वाले पेरेंट के जेंडर्स भी बदल भी जाएंगे तब भी क्या, गैमेट्स थोड़ी, गैमेट्स तो वैसे भी सिंगल सिंगल ही आएंगे, फ्यूजन भी होगा, फ्यूजन होने के बाद भी यहाँ पर भी सेल्फिंग के वक्त भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन आएगा, हेट्रोजाइगस ही कॉम्बिनेशन आएगा, उससे कोई फर्क नहीं होता। डजंट मैटर कि कौन में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वी इंटरचेंज द सेक्सेस ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि जो एलील्स मेल की हैं वो एलील्स अब फीमेल की हैं, तो इस डज इट मेक एनी डिफरेंस, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ऑल क्रॉस विल रिमेन सेम, ठीक है। क्योंकि ये वैसे भी ऐसे ट्रेट्स हैं, दीज आर द ट्रेट्स विच आर नॉट फाउंड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। फर्क तब पड़ता है जब ऐसा क्रॉस चल रहा हो जो कि सेक्स क्रोमोसोम का ही क्रॉस हो, उसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम अलग है, एक XY होता है मेल में और दूसरे में क्या होता है, XX। क्योंकि ये पी प्लांट का क्रॉस है और इसमें सेक्स
उसके क्रोमोसोम का पे नहीं मिलता, फ्लावर का कलर अलग कह सकते हैं उस पे मिलता है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, तो इस वजह से ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। पर जब हम कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसेस पढ़ते हैं, जब हम ऐसे कैरेक्टर्स के क्रॉसेस पढ़ते हैं जो सेक्स लिंक्ड है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे मिलते हैं एक्स और वाई पे, तब वहां पे पूरा फर्क पड़ता है। वहां पे पूरा फर्क पड़ता है कि कौन से इंडिविजुअल मेल है और उसका क्या कैरेक्टर है, और कौन सा इंडिविजुअल फीमेल है और उसका क्या कैरेक्टर है, तो फिर वो बच्चे में कैसे जाएगा, तब फर्क पड़ता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस, इसमें ध्यान देने वाली बात है जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो है दोनों सेम होते हैं। जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज तुम देख रहे हो जब कैपिटल आर है तो रेड बना है, जब कैपिटल आर स्मॉल आर है तो पिंक बने हैं, तो 2 पिंक बने हैं, एक रेड बना है और एक वाइट बना है। 1:2:1, रेड पिंक वाइट। फिनोटाइपिक रेशियो भी यही है, और जीन्स मतलब होमोजाइगस रेड 1 बने हैं अमाउंट में, हेट्रोजाइगस पिंक 2 बने हैं और वाइट 1 बना है। 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो भी है, फिनोटाइपिक रेशियो भी है। ये भी एक एक्सेप्शन है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही ये रेशियो देखा जाता है। तो मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए, a cross was done and the phenotypic ratio and the genotypic ratio was same, now design the cross and what you call this phenomena, what is the name of this phenomena, so what you will make, which cross you will make and what phenomena name you will give. मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि a cross was done, a genetic cross was done and genotypic ratio and the phenotypic ratio of the offsprings were same, which type of cross is it, and design the cross and name the phenomena. मैम द क्रॉस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आता है, फिनोमिना इनकम्प्लीट डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड नहीं बेटा, ये मोनोहाइब्रिड ही है, ये कहाँ डाइहाइब्रिड है, इट इज नॉट डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड गलती से बोल रहे। हाँ, मोनोहाइब्रिड ही रहेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रहेगा, फिनोमिना का नाम होगा, फिनोमिना का नाम क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, व्हाट इज डोमिनेंस? अब डोमिनेंस क्या होती है? डोमिनेंस जो नॉर्मल चीज है वो डोमिनेंस है। जैसे कि मैं बता रही थी कि टॉल इंडिविजुअल अगर होगा, डॉर्फ इंडिविजुअल अगर होगा, तो वो आपका टॉलनेस शो करेगा, और जो डॉर्फ होगा वो डॉर्फनेस शो करेगा। दैट इज योर डोमिनेंस, नॉर्मल डोमिनेंस। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी हमेशा जो डोमिनेंस होती है वो कैसे शो होती है? हर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, उनके पास 2 कॉपी होती है एक ही जीन की। ठीक है, क्योंकि उनके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्योंकि उनके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं एक फादर और मदर का, तो जो जीन उनके ऊपर मिल रही हैं वो भी सारी जीन क्या है, सेगमेंट्स क्या है, पेयर्स में है। ठीक है, तो अगर पेयर्स वाली जीन की डिपेंड करेगा कि पेयर वाली जीन में सेम है, अगर सेम है तो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। कौन सी जीन यहाँ मिल रही है, विच जीन इज फाउंड ऑन द क्रोमोसोम, उसके बेसिस पे डोमिनेंस तय होता है, उसके बेसिस पे एक्सप्रेशन तय होता है। ठीक है, तो विच नीड टू बी आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल है एंड मे हैव माइनर अल्टरेशन। ये दोनों सेम, मैंने तो सेम बना दी दोनों क्रोमोसोम पे, पर ऐसा भी हो सकता था कि इन दोनों क्रोमोसोम पे जो जीन मिलती वो एक मिलती कैपिटल टी, एक में मिलती स्मॉल टी, ऐसा भी हो सकता था कि माइनर अल्टरेशन के साथ होती, एक पे कैपिटल टी दूसरे पे स्मॉल टी। तो जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म तो कैपिटल टी है, बट जो मॉडिफाइड फॉर्म है इसी की थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म है, वो है स्मॉल टी। तो जो मॉडिफाइड फॉर्म है कैपिटल टी, तो यहाँ लिखा है नॉर्मल जीन प्रोडक्ट पी बनाती है, एंड ऑल्टर्ड जीन, ऑल्टर्ड वर्जन जो होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है पी डैश, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, अलग बनता है पी डैश, या फिर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता वो, या तो बनाएगा तो नॉन फंक्शनल बनाएगा, बिना काम बेकार प्रोडक्ट बनाएगा, या तो बिल्कुल ही प्रोडक्ट जीरो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है,
तो दोनों केसेस में क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसी वजह से एक्सप्रेशन किसी केस में होगा कि जब नॉर्मल जीन होगी, कैपिटल टी होगी, तो कैपिटल टी इसी वजह से डोमिनेंट जीन है कि कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ भी होती है तो वो कैपिटल टी का ही एक्सप्रेशन होता है, वो स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि स्मॉल टी वैसे भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं कर रही, या तो वो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बना रही है, नॉन फंक्शनल, या तो वो बना रही है जीरो प्रोडक्ट, या तो वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बना रही, या तो बेकार प्रोडक्ट बना रही है। तो इसलिए उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन किसका है, कैपिटल टी का, वो डोमिनेंट जीन है। और अगर दोनों ही एलील स्मॉल टी हो गए, दोनों ही क्रोमोसोम पे, यानी कि कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, और पौधा क्या रहेगा, हाइट का एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, पौधा स्मॉल रहेगा। और जिसमें एक भी अगर कैपिटल टी है तो पौधा क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। तो ये आपका डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि क्यों ऐसा होता है कि डोमिनेंस शो होता है। इट इज ड्यू टू द नॉर्मल जीन एंड इट इज ड्यू टू द अल्टर्ड जीन। किस तरह से वो क्रोमोसोम्स में मिल रही हैं, किस जीनोटाइप क्या है, व्हाट इज द जीनोटाइप, उसी के बेसिस पे एक्सप्रेशन होता है। ऑन दैट बेसिस ओनली द एक्सप्रेशन इज देयर। ओरिजिनल जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट, मॉडिफाइड जीन इज सेड टू बी रिसेसिव। ओरिजिनल जीन होती है उसे डोमिनेंट बोलते हैं, मॉडिफाइड जीन को क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी Yes, बच्चों ma'am. को? सभी बच्चों को, देव, रेहान, क्लियर हो रहा है? बताओ देव, तुम्हें क्लियर हो रहा है जो मैं बताया अभी तक? रेहान? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो मुझे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? देव, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? किसे कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बताओ। रेहान तुम बताओ, किसे कहेंगे? विच क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मैम जिसमें मतलब सेक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिस उसमें ब्रीडिंग में सेक्स उसकी चेंज भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करेक्टर से लेते हैं, उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड्स। हाँ, वो तो एक पार्ट है उसका बेटा। ये तो इसका बस सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि पेरेंट में, दोनों पेरेंट में एक एक कैरेक्टर ही है, प्योर कैरेक्टर है। एक पेरेंट में रेड है, एक पेरेंट में व्हाइट कलर का फ्लावर है। तो वो तो उसका एक पार्ट है कि अगर मैं इसको कोई सा भी जेंडर दे दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टिल। पर मेन मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन तो ये नहीं होगी ना। पर मोनोहाइब्रिड की मेन फोकस क्या होना चाहिए? सिंगल कैरेक्टर पे होना चाहिए फोकस। ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर लिया जाता है क्रॉस में। अब यहाँ पर इस वाले क्रॉस में जो तुम देख रहे हो, इसमें कौन सा कैरेक्टर लिया हुआ है? फ्लावर कलर कलर, का। है ना? फ्लावर कलर लिया हुआ है। एक ही कैरेक्टर तो लिया हुआ, दो थोड़ी लिए हुए हैं। फ्लावर कलर देख रहे नो हैं, मैम। एक में रेड फ्लावर है, एक में व्हाइट फ्लावर है, और उसका गैमेट बना कैपिटल आर, इसका गैमेट बना स्मॉल आर, फिर उनकी फ्यूजन हुई तो ये दोनों साथ में आ गए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये बन गई ये बन गई F1। अब फिर F1 को क्या किया? F1 को सेल्फिंग करवाई। F1 की भी दोनों गैमेट अलग अलग कर दिए। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब क्या है कि आर को कैपिटल आर और कैपिटल आर को कैपिटल आर और ये दोनों को एक साथ करवाया। सेल्फिंग का मतलब अपने आप ही पॉलिनेट होने लग गया। फीमेल और मेल पार्ट्स दोनों इसमें ही हैं। तो इसके गैमेट भी कैपिटल आर और